हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में चैप्टर 3 धातु और अधातु के बारे में आगे अभ्यास करेंगे। धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हमें समझानी है, अर्थात धातु प्लस ऑक्सीजन जुड़ता है तो सामान्यतः हम ये कह सकते हैं कि धातु ऑक्साइड बनता है। धातु और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया होती है तो सामान्यतः हम यह कह सकते हैं कि धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। परंतु जो जितनी भी धातु है वो सभी धातुओं की क्रियाशीलता, अभिक्रियाशीलता ऑक्सीजन के साथ समान वेग से नहीं होती है। सबकी क्रियाशीलता अलग अलग होती है। किसी की प्रक्रिया ऑक्सीजन के साथ तेज होती है तो कोई धातु की प्रक्रिया ऑक्सीजन के साथ धीमी भी होती है। मतलब अलग अलग धातुओं की जो क्रियाशीलता है वो अलग अलग होती है, इसलिए ऑक्सीजन के साथ उनकी जो अभिक्रिया होती है वो भी अलग अलग तेज़ी से होती है। समान तेज़ी से सभी धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती नहीं है। इसके पीछे का एकमात्र कारण यही है कि सभी धातुओं की जो क्रियाशीलता होती है वो अलग अलग होती है और उसी के कारण सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ समान स्पीड से प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं। जैसे कि जो सोडियम और पोटेशियम, ये दो धातु है, सोडियम और पोटेशियम, ये धातु अधिक सक्रिय, बहुत अधिक सक्रिय धातु मानी जाती है। ये धातु बहुत अधिक सक्रिय मानी जाती है, इसीलिए इसे हम हवा में खुला छोड़ते हैं तो तुरंत ये धातु ऑक्सीजन के साथ प्रोसेस करती है और जल जाती है, जल उठती है। क्योंकि Na और K, सोडियम और पोटेशियम बहुत ही अधिक सक्रिय धातु है और ये अधिक सक्रिय धातु होने के कारण इन्हें जैसे ही हम हवा में खुला छोड़ते हैं ये धातु तेज़ी से जल उठती है। इसीलिए इन धातुओं को हम केरोसिन में रखते हैं। कौन सी दो धातु है जिसको हम केरोसिन में रखते हैं? सोडियम और पोटेशियम। ये दो धातु ऐसी धातु है जिसे हम केरोसिन में रखते हैं। इसके पीछे का एकमात्र कारण यही है कि ये दोनों धातु बहुत ही सक्रिय धातु है और बहुत ही सक्रिय धातु होने के कारण ये धातुओं को हम हवा में खुला छोड़ते हैं तो तुरंत ये धातु जल जाती है। दूसरा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, ये सभी धातु सामान्य तापमान पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी और इनके ऑक्साइड बनाएगी। जैसे कि मैग्नीशियम प्रक्रिया करेगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम प्रक्रिया करेगी तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक प्रक्रिया करेगी तो जिंक ऑक्साइड, लेड प्रक्रिया करेगी तो लेड ऑक्साइड। मैग्नीशियम करेगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम करेगी तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक प्रक्रिया करेगी तो जिंक ऑक्साइड, लेड प्रक्रिया करेगी तो लेड ऑक्साइड। ये जो ऑक्साइड का जो परत है वो इन धातुओं के ऊपर लगा होता है। ये जो ऑक्साइड का परत है इन धातुओं के ऊपर रक्षणात्मक परत के रूप में लगा होता है। जो हमने बोला है कि ये धातु ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करेगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी, एल्यूमिनियम के ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करेगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगी, जिंक प्रक्रिया करेगी, जिंक ऑक्साइड बनाएगी, लेड प्रक्रिया करेगी, लेड ऑक्साइड बनाएगी। ये जो ऑक्साइड का परत है ये इन्हीं धातुओं के ऊपर रक्षणात्मक परत के रूप में लगा होता है। इसके कारण इन धातुओं का ज़्यादा प्रमाण में ऑक्सीडेशन होता नहीं है, क्योंकि इन धातुओं के ऊपर, जैसे कि ये मैग्नीशियम की धातु है, उनके ऊपर ये मैग्नीशियम का एक पतला स्तर लगा होता है जिसके कारण बाहर की हवा के कारण इस धातु का ज़्यादा प्रमाण में ऑक्सीडेशन होता नहीं है। ये ऑक्सीजन है तो वापस इसके साथ प्रक्रिया करेगी नहीं, क्योंकि ऊपर ऑक्सीडेशन होकर ऑक्साइड का परत है, इसीलिए ये धातु का ज़्यादा प्रमाण में ऑक्सीडेशन होता नहीं है। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि धातु का ऑक्साइड का जो परत है वो कई बार हमें रक्षणात्मक आवरण के रूप में भी फ़ायदा करवाता है।
तीसरा जो मुद्दा है कि लोहा मतलब Fe वो सामान्य तापमान के साथ हवा के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, इसीलिए उसके गर्म हम करते भी है तो वो जलता नहीं है। लोहा सामान्य तापमान पर हवा के साथ कोई भी प्रक्रिया नहीं करता है, इसीलिए लोहा जलता भी नहीं है। हाँ, पर लोहे का जो पाउडर लेते हैं, चूर्ण लेते हैं, उसको यदि हम हवा में गर्म करते हैं तो तेज़ी से जल जाता है। उसको यदि हम गर्म करते हैं बर्नर की जोत में, उसको यदि हम बर्नर की जोत में गर्म करते हैं तो वो तेज़ी से जल उठता है। लोहा होता है वो जलता नहीं है, वो हवा के साथ प्रक्रिया करके जलता नहीं है, पर लोहे का जो चूर्ण होता है उसे हम बर्नर की जोत पर जलाते हैं तो जल जाता है। दूसरी बात है कोपर को हम हवा में गर्म करते हैं, कोपर को हम हवा में गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ गर्म होगा और कोपर टू का ऑक्साइड बनाएगा। इसका ऑक्साइड मतलब क्यूप्रिक ऑक्साइड। अगर कोपर 1 का ऑक्साइड होगा तो उसको हम क्यूप्रस ऑक्साइड बोलते हैं, और कोपर 2 का ऑक्साइड होगा तो उसे हम क्यूप्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। कोपर 1 का ऑक्साइड मतलब Cu+ का ऑक्साइड, कोपर 2 का ऑक्साइड मतलब Cu+2 का ऑक्साइड, और इसे हम क्यूप्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो कोपर को यदि हम हवा में गर्म करते हैं तो काले रंग का कोपर 2 ऑक्साइड बनता है, जो कोपर की धातु के ऊपर एक परत के रूप में लग जाता है। कोपर को हम हवा में गर्म करते हैं तो कोपर 2 का ऑक्साइड बनता है, और उस ऑक्साइड का रंग है काला, जो कोपर की धातु के ऊपर जम जाता है। और फिर एक बात करते हैं कि चांदी है, सोना है, ये उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया नहीं करती है। चांदी और सोना जैसी धातु है, चांदी का मतलब होता है Ag, सोना का मतलब होता है Au। ये धातुएं उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करती नहीं है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अलग अलग धातु जो होती है वो अलग अलग प्रक्रिया ऑक्सीजन के साथ करती है, क्योंकि सभी धातुओं की जो क्रियाशीलता होती है, ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करने का जो वेग होता है वो सभी धातुओं का अलग अलग होता है। इसीलिए सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग स्पीड से प्रक्रिया करती है। फिर हम देखते हैं कि धातुओं की पानी के साथ प्रक्रिया की हाइलाइट्स देखते हैं। धातु की पानी के साथ प्रक्रिया होती है। अभी सबका नियम है, कुछ धातुएं ठंडे पानी के साथ प्रक्रिया करती है, कुछ धातुएं गर्म पानी के साथ प्रक्रिया करती है, कुछ धातुएं पानी की वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। सब धातुएं अलग अलग पानी के साथ प्रक्रिया करती है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम है, ये ठंडे पानी के साथ प्रक्रिया करती है। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ये धातुएं ठंडे पानी के साथ प्रक्रिया करती है। अभी सोडियम और पोटेशियम ठंडे पानी के साथ प्रक्रिया करेगी। सोडियम और पोटेशियम जो धातु है वो ठंडे पानी के साथ प्रक्रिया करेगी, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी, और तुरंत ही जल उठती है। मतलब इस प्रक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है। सोडियम और पोटेशियम जो पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ प्रक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है और तुरंत ही जल उठती है। मतलब इस प्रक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए हम इस प्रक्रिया को ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया कहते हैं। सोडियम के साथ भी यही होगा। यदि पोटेशियम की जगह सोडियम रखते हैं तो सोडियम के साथ भी यही प्रक्रिया होगी कि सोडियम की ठंडे पानी के साथ प्रक्रिया करते हैं तो वो भी तेज़ी से जल उठती है। हाइड्रोजन गैस तो मुक्त होगा ही होगा, पर तेज़ी से जल उठती है। प्लस दूसरी बात करते हैं, कैल्शियम भी ठंडे पानी के साथ प्रक्रिया करता है, पर उसकी प्रक्रिया थोड़ी धीमी होती है। इसके कारण जो भी ऊष्मा उत्पन्न होगी वो आग पकड़ने के लिए जो मर्यादित नहीं होती है, इसीलिए इस प्रक्रिया में ऊष्मा जल उठती नहीं है। क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान भी ऊष्मा तो उत्पन्न होगी, पर वो ऊष्मा उतनी ज़्यादा नहीं होती है कि जिसके कारण आग लग सके, इसीलिए इस प्रक्रिया में आग लगती नहीं है। अथवा तो इस सोडियम को पानी के साथ प्रक्रिया करते हैं तो सोडियम जल उठती नहीं है। सोडियम पानी के साथ प्रक्रिया करते हैं तो सोडियम जल उठती है। कैल्शियम पानी के साथ प्रक्रिया करते हैं तो जल उठती नहीं है। तीनों के पीछे का रीज़न यही है कि सोडियम और पोटेशियम बहुत सक्रिय धातु है,
वो ठंडे पानी के साथ प्रक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा और इतनी ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होगी कि जिसके कारण वो दोनों जल जाती है। जबकि कैल्शियम भी ठंडे पानी के साथ प्रक्रिया करता है, पर इस प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा उतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी सोडियम और पोटेशियम में होगी, जिसके कारण जो ऊष्मा होती है वो कैल्शियम को जलाने के लिए सक्षम नहीं होती है। और प्लस कैल्शियम जो धातु होती है वो पानी की सतह पर तैरती है। कैल्शियम धातु होती है वो पानी की सतह पर तैरती है। फिर मैग्नीशियम जो होती है वो ठंडे पानी के साथ प्रक्रिया नहीं करती है। मैग्नीशियम वो गर्म पानी के साथ प्रक्रिया करती है और पानी का मैग्नीशियम धातु का हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। मैग्नीशियम जो होती है वो ठंडे पानी के साथ प्रक्रिया नहीं करती है, परंतु गर्म पानी के साथ प्रक्रिया करती है और हाइड्रोक्साइड बनाती है। मैग्नीशियम भी तैरती है और हाइड्रोजन गैस के जो बूंदें होती है वो सतह पर चिपक जाती है। फिर बात करते हैं एल्यूमिनियम, जिंक और लोहा। ये पानी की ठंडे पानी के साथ भी प्रक्रिया नहीं करती है, गर्म पानी के साथ भी प्रक्रिया नहीं करती है, पर ये धातुएं पानी की वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है और ऑक्साइड बनाती है। जैसे कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3, जिंक का ऑक्साइड ZnO, Fe का ऑक्साइड Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस तो मुक्त करेगी। मतलब ये धातु जो होती है वो पानी की वाष्प के साथ अभिक्रिया करेगी। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करेगी। मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करेगी। सभी धातुएं की जो पानी के साथ अभिक्रिया होती है वो डिफरेंस होती है। फिर जो बात करते हैं कि लेड, कॉपर, चांदी, सोना, ये धातुएं पानी के साथ अभिक्रिया करते ही नहीं है। लेड, कॉपर, चांदी और सोना ये धातुएं पानी के साथ प्रक्रिया नहीं करते हैं। अर्थात हमने एक बात पढ़ी कि धातु होती है वो 3 प्रकार के पानी के साथ प्रक्रिया करती है: ठंडा पानी, गर्म पानी और पानी की वाष्प के लिए मैं गैस लिखता हूँ। सब में हाइड्रोजन गैस तो प्राप्त होगी ही होगी। यहाँ पर बनेगा धातु हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर भी बनेगा धातु हाइड्रोक्साइड और यहाँ पर बनता है धातु ऑक्साइड। मतलब जब अब गर्म पानी या ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोक्साइड बनता है और पानी की वाष्प के साथ अभिक्रिया होती है तो धातु का ऑक्साइड बनता है। सब में हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। यहाँ पर हम जब सोडियम और पोटेशियम ठंडे पानी के साथ लेते हैं तो हमें ऊष्मा मुक्त करनी रहती है। मतलब क्योंकि ऊष्मा मुक्त होगी क्योंकि वो बहुत सक्रिय धातु है। जैसे ही डालेंगे वैसे ही ज़्यादा प्रमाण में ऊष्मा उत्पन्न होगी जिसके कारण वो जल जाती है। कैल्शियम भी ठंडे पानी के साथ प्रक्रिया करता है, पर कैल्शियम की प्रक्रिया थोड़ी धीमी होती है, जिसके कारण जो कोई भी ऊष्मा होगी वो ऊष्मा कैल्शियम को जलाने के लिए सक्षम नहीं होती है। इसीलिए कैल्शियम जल उठती नहीं है, सोडियम और पोटेशियम जल उठती है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने मित्रों को शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।